आज हमें पढ़नी है वायरस। ठीक है ना। वायरस के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं आज। स्टार्ट करना है चैप्टर वायरस को। पीएमसी वालों ने जो वायरस है वो बहुत 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 रट्टे वाली दी है। तो आप तैयार हैं मेरे साथ रट्टे लगाने के लिए? रेडी हैं आप सारे रट्टे लगाने के लिए? ओके। कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, रट्टे भी लगाएंगे, वायरस को नहीं छोड़ेंगे भाई। वायरस को के रट्टे लगाएंगे, कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ेंगे। अच्छा भाई, एक बात आप सुन लें कि पीएमसी में कौन से टॉपिक्स हैं वायरस के। वायरस के कौन से टॉपिक्स हैं आपके पास? वायरस के टॉपिक्स हैं, एक डिस्कवरी ऑफ वायरस, ठीक है ना, डिस्कवरी ऑफ वायरस। दूसरा आपके पास टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, और तीसरा आपके पास टॉपिक है वायरल डिजीज और उसमें से एड्स। चौथा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। बस ये आपके टॉपिक्स हैं। स्ट्रक्चर में हम HIV की स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे और बैक्टीरियोफेज की भी पढ़ेंगे, और उसके बाद बहुत सारे वायरसेस की हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है ना, TMV वगैरह, इसकी बहुत सारी स्ट्रक्चर्स हम पढ़ेंगे। ठीक हो गया यहाँ तक? ओके, आ जाएं भाई। अभी स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक नंबर 1 से। जो हमें टॉपिक मिला हुआ है, टॉपिक नंबर 1 वो है कौन सा पढ़ें भाई? टॉपिक पढ़ना है डिस्कवरी ऑफ वायरस। सुनिए जरा, वायरस की साइज होती है नैनोमीटर में। मॉलिक्यूल है ना भाई, वायरस क्या है? मॉलिक्यूल है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना हुआ है। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना हुआ है, RNA या DNA होगा, प्रोटीन से लपेटा होगा, इसको हम वायरस कह रहे हैं। तो ये ऑर्गेनेल से भी छोटा होगा, सही कह रहा हूं मैं, ऑर्गेनेल से भी छोटा होगा। नैनोमीटर्स में इसकी साइज होती है। तो नैनोमीटर वाली चीज को आप आंख से तो नहीं देख सकते, बल्कि लाइट माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाएंगे। इसका मतलब है वायरस की डिस्कवरी डिपेंड करेगी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन पर। सही बात की मैंने? ओके है यहां तक? मगर मैं आपको समझाऊंगा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन से पहले डिस्कवरी हो जाएगी भाई। कमेंट नहीं आ रहे, कोई कमेंट नहीं दे रहा, हाँ या ना का कमेंट नहीं दे रहा, क्यों? सुन रहे हैं ना मेरी बात? ओके 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 ओके। अभी 1800 नहीं 17, एक मिनट एडवर्ड जेनर से बात करते हैं हम, उससे भी पहले जाते हैं हम। आपको पता है एंटोनी वॉन लियोनहुक नाम के साइंटिस्ट ने 1676 में बैक्टीरिया को डिस्कवर किया। एंटोनी वॉन लियोनहुक, याद है? बैक्टीरिया को पोल्यूटेड वाटर से डिस्कवर किया। ओके, उस टाइम जो भी डिजीज हो रही थी उस टाइम, या डिजीज के सबब जो भी डेथ हो रही थी, या डिजीज या डेथ हो रही थी, और ये कंफर्म हो रहा था कि इन डिजीज या डेथ का, यहाँ पे डेथ लिखना है, डिजीज या डेथ का कॉजेटिव एजेंट बैक्टीरिया नहीं है, तो समझा जाता था क्या? तो क्या समझा जाता था? गौर से सुने। तो समझा जाता था कि एक ऐसा पॉइजन है, क्या है? एक ऐसा पॉइजन है जो कि डिजीज कर रहा है, जो कि डेथ कर रहा है। एक पॉइजन है, और इस पॉइजन को लैटिन लैंग्वेज में आप वेनम कहते हैं, और ग्रीक लैंग्वेज में आप इस पॉइजन को वायरॉन कहते थे, जिसको हम इंग्लिश में पॉइजन कहेंगे। और ये पॉइजन, वायरॉन या वेनम वर्ड यूज हो रहा होता था किसके लिए? वायरस के लिए। बायोलॉजी में वायरस लिया गया है वायरॉन ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड, या वेनोम लैटिन लैंग्वेज के लफ्ज से। इसकी माना है पॉइजन, जिसकी मीनिंग है टॉक्सिन।
जिसकी मीनिंग है टॉक्सिक। तो ऐसी जहरीली चीज जो बीमारी करे या उस बीमारी के सबब डेथ करे, तो उस जहरीली चीज को हम क्या कहेंगे? क्या कहते थे भाई? उस जहरीली चीज को हम कहते थे वायरस। दिखी नहीं हुई थी, दिखी नहीं हुई थी, मगर इसको हम जहर कह रहे थे। ठीक है, यहां तक क्लियर? पुराना कॉन्सेप्ट क्या है? कोई ऐसा अननोन पार्टिकल जो डिजीज करे या डेथ करे, वो वायरस है। और वो सारे डेथ और वो सारी डिजीज जिनका पता ना चले कि क्यों हुई है, ये किसने बीमारी की, वो लगा दिया जाता था वायरस पे कि वायरल डिजीज है, पॉइजन की डिजीज है, जहरीली डिजीज है, वायरॉन वेनम की डिजीज है। ठीक हो गया भाई? अच्छा, जब दौर आया 1796 का, 1796 में क्या हुआ? साइंटिस्ट था एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर नाम का साइंटिस्ट था। एडवर्ड जेनर ने क्या किया भाई? वायरस दिखी ही नहीं थी और इसने एक वैक्सीन तैयार कर डाली। वैक्सीन तैयार कर डाली किसके लिए? बीमारी के लिए, जिस बीमारी का नाम है स्मॉल पॉक्स। पता नहीं था ये स्मॉल पॉक्स वायरल है या नहीं, मगर इसका वैक्सीन आ गया। अच्छा सुने, वैक्सीन कैसे बन गया? गौर से सुनना, मैं जो बात कर रहा हूं उसको आप गौर से सुने, मुझे जवाब देते जाएं तो आपका रट्टा लग जाएगा। मैं जवाब इसीलिए लेता हूं कि आपका रट्टा पक्का लग जाए। ठीक है ना? ये रट्टे वाली चीजें हैं। एडवर्ड जेनर ने भाई ऑब्जर्व की दो चीजें। कौन सी दो चीजें एडवर्ड जेनर ने ऑब्जर्व की? एक ऑब्जर्व किया कि एक डिजीज है जिसको हम कह रहे हैं काओपॉक्स, और दूसरी डिजीज है जिसको हम कह रहे हैं स्मॉल पॉक्स। ये दो डिजीज थी। काओपॉक्स में ये था कि काओपॉक्स के सिम्टम थे, डिजीज हो रही थी मगर डेथ नहीं होती थी। मतलब ये इतनी हार्मफुल नहीं, ये हार्मलेस है। क्या है काओपॉक्स? क्या है? जो भैंस है, बफेलो है और काओ है, उसके मेमोरी ग्लैंड्स की जो बॉडी है आउटर, उस पर ये पॉक्स बन रहे थे। पॉक्स लेसन फुड़े, ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर्स बन रही थी, बबल्स बन रहे थे छोटे छोटे, और वो कुछ दिन के बाद खत्म हो रहे थे। तो इस बीमारी को इसने कहा काओ पॉक्स, क्योंकि फर्स्ट ऑब्जर्व हुई किसमें? काओ में। तो जो मिल्क कलेक्टर होगा, जो मिल्क को कलेक्ट करेगा, मिल्क कलेक्टर, उसको भी हो सकती है, होती थी, उसको भी होती थी हाथों पर, और वो कुछ दिन वीक्स के बाद खत्म। क्या मतलब ये हुआ? काओ पॉक्स के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में इम्यूनिटी है या नहीं? बीमारी खत्म हो गई भाई, और हाँ फिर कभी नहीं होगी। इम्यूनिटी है, मतलब बॉडी ने इम्यूनिटी बना ली, बॉडी ने इम्यूनिटी बना ली। जैसे जुकाम होता है, फ्लू होता है, 3 दिन के बाद खत्म हो जाता है, इसका मतलब बॉडी ने आहिस्ता 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 इम्यूनिटी बना ली और वो वायरस बीमारी खत्म हो गई। मगर जुकाम फिर हो जाता है, काओ पॉक्स फिर नहीं होती। मतलब ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी बना ली किसने भाई? बॉडी ने। ओके ओके, देखें अब मिल्क लगाने से डिजीज नहीं होगी। मिल्क जो कलेक्ट करेगा उसके हाथ लगेंगे, उसके हाथ टच होंगे, तो उस बॉडी से वायरल इन्फेक्शन इसके स्किन पर पड़ेगा। ठीक है ना? तो अच्छा बात पे आते हैं कि हार्मलेस है। और दूसरा ऑब्जर्व किया गया, जो काओ पॉक्स थी वो बड़ी हार्मफुल थी। उस काओ पॉक्स की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी। ये बात क्लियर है? अभी मुझे बताएं, इसने ऑब्जर्व और क्या किया? एक ऑब्जर्व किया, दो डिजीज हैं, काओ पॉक्स और स्मॉल पॉक्स। उसमें स्मॉल पॉक्स हार्मफुल है, काओ पॉक्स हार्मफुल नहीं है। दूसरी बात क्या ऑब्जर्व की इसने कहा जिसको काओ पॉक्स होगी उसको जिंदगी में स्मॉल पॉक्स नहीं हो रही है। उसकी ऑब्जर्वेशन थी। इसने पूछा आपको काओ पॉक्स थी? उसने कहा हाँ भाई। अच्छा भाई, पूरी जिंदगी में आपको स्मॉल पॉक्स हुई है? नहीं हुई है।
ऐसे सारे लोगों से पूछा, जिन जिन को काउ पॉक्स हुई थी उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हुई थी। इसका मतलब क्या हो गया बताएं भाई, आप बताएं। साइंटिस्ट ने तो समझा था, आप बताएं। आप कहेंगे सर इसमें जो पर्सन ने इम्यूनिटी क्रिएट की थी, जो इम्यूनिटी क्रिएट की थी, वो इम्यूनिटी ना सिर्फ वर्क करेगी काउ पॉक्स के लिए, बट आल्सो वर्क करेगी स्मॉल पॉक्स के लिए। आप कहेंगे सर ये स्मॉल पॉक्स और काउ पॉक्स आपस में बहन भाई हैं, इनके लिए इम्यूनिटी सेम यूज हो रही है। मैं समझ गया भाई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। अब अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, जिसको स्मॉल पॉक्स हुई होगी तो बताएं उसको काउ पॉक्स पहले हुई होगी या नहीं? पहले जिसको स्मॉल पॉक्स हुई है आज, उसको काउ पॉक्स पहले नहीं हुई होगी। ये उसने तीनों चारों चीजें ऑब्जर्व की और इसने अपना बनाया क्या? हाइपोथेसिस बनाया भाई। एडवर्ड जिनर ने हाइपोथेसिस बनाया और हाइपोथेसिस इसका क्या था? ये कह रहा था मैं एक ट्रीटमेंट बना रहा हूं स्मॉल पॉक्स का, क्योंकि ये खतरनाक है। क्या करेंगे? ट्रीटमेंट क्या था? पहले ट्रीटमेंट को बताएं। ये कह रहा था हम स्मॉल पॉक्स का ट्रीटमेंट करेंगे बाय यूजिंग काउ पॉक्स, हो जाएगा। ये उसका हाइपोथेसिस था, बाय यूजिंग काउ पॉक्स। क्या किया इसने? एक्सपेरिमेंट देखें, इसका एक्सपेरिमेंट देखें। इसने 8 साल का 8 ईयर का एक बच्चा लिया, उस बच्चे को इसने इंजेक्ट की कौन सी बताएं? काउ पॉक्स इंजेक्ट करेगा या स्मॉल पॉक्स इंजेक्ट करेगा वायरस? बताएं जल्दी बताएं, कौन सी वायरस इंजेक्ट करेगा? स्मॉल पॉक्स तो मर जाएगा भाई, हाँ काउ पॉक्स। तो काउ पॉक्स इसने इंजेक्ट की। काउ पॉक्स इंजेक्ट करने के बाद इस 8 ईयर के बच्चे को क्या हो गया? डिजीज हो गई। कौन सी डिजीज हो गई? काउ पॉक्स होगी। अच्छा, ये जो 8 साल बच्चे को काउ पॉक्स इंजेक्ट या उसे दी, ये काओ से पहले ली। काओ से डिजीज हुई किसको? मिल्क जो कलेक्ट करता है, मिल्क कलेक्टर। और मिल्क कलेक्टर से वो जो पस सेल थे, वो जो फुड़े बन रहे थे, ड्रॉप्स बन रहे थे, लेसन्स बन रहे थे, वो पस, वो ड्रॉप्स, वो छिलके लेकर वो उस 8 साल के बच्चे को दिए थे मिल्क कलेक्टर से, डायरेक्ट काओ से नहीं। ये बात याद रहे। अच्छा आगे चलते हैं। वही बात है, काओ से ले या मिल्क कलेक्टर से ले, है तो काउ पॉक्स ना, कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। अब मुझे बताएं, ये डिजीज में बच्चा हैज गॉन होगा या बच जाएगा? उड़ जाएगा या बच जाएगा? बच जाएगा। और इम्यूनिटी क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा? इम्यूनिटी भी क्रिएट करेगा। अच्छा, इम्यूनिटी किसके अगेंस्ट होगी? काउ पॉक्स के होगी या स्मॉल पॉक्स के भी? हाँ भाई। तो कुछ दिन के बाद बच्चा हो गया ओके, रिकवर हो गया, बच्चा ओके हो गया। 6 वीक के बाद इस बच्चे को, 8 साल बच्चे को इसने स्मॉल पॉक्स वायरस इंजेक्ट की, इसने स्मॉल पॉक्स दे दी। अब मुझे बताएं बच्चे को डिजीज होनी चाहिए या नहीं? स्मॉल पॉक्स अब होनी चाहिए या नहीं? नहीं हुई भाई, स्मॉल पॉक्स नहीं हुई। एक्सपेरिमेंट कामयाब, एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल। बच्चे ने भाई कितनी कुर्बानी दी है, बच्चे के खानदान ने कितनी कुर्बानी दी है, बच्चे की जान दांव पे लगा दी। ये तो इसका हाइपोथेसिस था ना, मे भी करेक्ट ना होता तो बच्चा तो उड़ जाता ना। मगर ये साइंटिस्ट भी बहुत ज़हीन था और हाइपोथेसिस का बहुत अच्छा था, ऑब्जर्वेशन इसकी बहुत अच्छी थी और एक्सपेरिमेंट भी सही हुआ। बच्चे का नाम नहीं दिया, नाम जेम्स कोई नाम था, जेम्स नाम था, जेम्स। बच्चे के नाम को छोड़ें यार, ठीक है ना। तो ये भाई अब क्या हुआ? अब वैक्सीन को नाम वैक्सीन क्यों दिया? ये जो वैक्सी लफ्ज है ये लिया गया है वोका से। वोका का मतलब होता है काओ, लैटिन में काओ को वोका कहते हैं, वोका मतलब काओ। तो काओ से ये ट्रीटमेंट लिया गया है, बनाया गया है।
काओ से डिजीज को ऑब्जर्व किया गया था और उससे ट्रीटमेंट बनाया गया है, तो इस ट्रीटमेंट को हम कहेंगे वैक्सीन। वैक्सीन, तो वैक्सीन का ये मतलब नहीं होता जो इंजेक्शन होती है वो वैक्सीन होती है। कोई ड्रॉप ले लें, इम्यूनिटी क्रिएट करवा लें, तो ये आपकी वैक्सीन है। तो वैक्सीन भाई मैं रिपीट कर रहा हूं, एडवर्ड जेनर ने क्या किया, काओपॉक्स बीमारी को ऑब्जर्व किया, स्मॉल पॉक्स को भी ऑब्जर्व किया। काओपॉक्स हार्मफुल नहीं है, स्मॉल पॉक्स हार्मफुल है। काओपॉक्स जिसको होगी उसको स्मॉल पॉक्स नहीं होगी, जिसको स्मॉल पॉक्स हुई है उसको काओपॉक्स पहले कभी नहीं हुई। इसका मतलब ये इसने कहा, अगर हम किसी को, हाइपोथेसिस ये था, अगर हम किसी को काओपॉक्स देंगे तो वो बच्चा काओपॉक्स से रिकवर कर जाएगा और उससे पूरी उम्र में कभी भी स्मॉल पॉक्स नहीं होगी। ऐसा ही किया, बच्चा ले आया मिल्क कलेक्टर से, काओपॉक्स बीमारी उससे इंटर की, इंटर करने के बाद उस बच्चे को काओपॉक्स हो गई। काओपॉक्स ने बच्चे ने बिल्कुल रिकवरी की। रिकवरी करने के बाद बच्चे को स्मॉल पॉक्स दी। स्मॉल पॉक्स देने के बाद स्मॉल पॉक्स बच्चे को नहीं हुई। इसका मतलब इम्यूनिटी क्रिएट हो गई, स्मॉल पॉक्स कुछ नहीं कर सकी, हमारी बॉडी ने हथियार तैयार कर लिए थे। ठीक है, ये भाई हो गया आपका एडवर्ड जेनर का कॉन्सेप्ट। और एडवर्ड जेनर के बाद हम सेकंड साइंटिस्ट पढ़ेंगे। सेकंड साइंटिस्ट जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है चार्ल्स चैम्बरलैंड। चार्ल्स चैम्बरलैंड, मेरे ख्याल में ये 1884 में, हाँ 1884 की बात है, अभी भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं हुई जाहिर। 1884 में चार्ल्स चैम्बरलैंड, जो कि को वर्कर था किसका, पास्चर का, पास्चर का को वर्कर था। ल्यूइस पास्चर का पता है ना, ल्यूइस पास्चर के बारे में पहले सुने। ल्यूइस पास्चर ने माइक्रोबायोलॉजी का फादर है। ल्यूइस पास्चर ने पास्चरलाइजेशन, प्रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट दिया। दूध को उबाल के आप प्रिजर्व करें, बच जाएगा, इसने सारी चीजें बताई। एंजाइम वो पैथोजन वो इनएक्टिव हो जाते हैं। दूध क्यों खराब होता है भाई, दूध मिल्क क्यों खराब होता है, खट्टा क्यों हो जाता है, क्योंकि दूध में लेक्टोजन बैक्टीरिया होती है। जब दूध हम नॉर्मल टेम्परेचर में खुला हुआ रखते हैं तो वो लेक्टोजन बैक्टीरिया दूध को एनएरोबिकली रेस्पायर करते हैं, मतलब एनएरोबिक है, रेस्पायर करती है, उसमें क्या बनाएगी, लैक्टिक एसिड बनाएगी। लैक्टिक एसिड की वजह से दूध खट्टा हो जाता है, दही में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर आप उस लेक्टोजन बैक्टीरिया को उड़ा लें, इनएक्टिव कर लें, कैसे इनएक्टिव करेंगे, या तो ठंडी जगह पे रखेंगे या बॉयल करके रखेंगे। तो बॉयल करने वाली इसने टेक्निक बताई, ल्यूइस पास्चर ने। बॉयल करके रखें तो बैक्टीरिया के एंजाइम इनएक्टिव हो जाएंगे, डीनेचर हो जाएंगे और फिर दूध आपका खराब नहीं होगा। क्यों खराब नहीं होगा, क्योंकि जो दूध में शुगर है वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में इन्वॉल्व नहीं होगी, मतलब बैक्टीरिया रेस्पायर नहीं कर पाएगा। समझ आई बात। और एक बात, इसने एंटी कुछ बनाई, वैक्सीन बनाई। वैक्सीन किसके अकॉर्डिंग बताई, ल्यूइस पास्चर, हाँ फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भाई, बायोलॉजी नहीं। अरिस्टोटल बायोलॉजी का फादर है, अरिस्टोटल लड़ पड़ेगा, अरिस्टोटल का नाम ना लें। बायो का फादर अरिस्टोटल है, जूलॉजी का फादर भी अरिस्टोटल है, एम्ब्रियोलॉजी का फादर भी अरिस्टोटल है, थियोफ्रास्ट बॉटनी का फादर है, अरिस्टोटल माइक्रोबायोलॉजी का फादर है। छोड़ दें इन फादर्स को। एपिडिकेंडोल टेक्सोनॉमी का है, फादर्स को छोड़ दें। ये बात सुने, इसने वैक्सीन बनाई और वैक्सीन किसके अगेंस्ट दी, कॉलरा जो डिजीज है, कॉलरा की वैक्सीन बनाई, रेबीज की वैक्सीन बनाई। उसके अलावा रेबीज के अलावा इसने येलो फीवर की वैक्सीन बनाई, और उसके अलावा एंथ्रेक्स एक बीमारी है उसकी वैक्सीन बनाई। इन 3 बीमारी की इसने वैक्सीन बनाई। इसको छोड़ें भाई, ल्यूइस पास्चर को छोड़ें अभी, बस इतना बहुत है इसके बारे में। वायरस की डिस्कवरी में इसका रोल नहीं है, वायरस के डिस्कवरी में इसका रोल है चार्ल्स चैम्बरलैंड का, जो इसका साथी था। चार्ल्स चैम्बरलैंड ने क्या किया, एक बनाया फिल्टर। ये दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म से खेलते थे, बता रहा हूं मैं, खेलना। फिल्टर बनाया, जिस फिल्टर को नाम दिया पोर्सिलिन फिल्टर। भाई देखें, ये आप बीकर ले लें, ठीक है, इस बीकर पे यहाँ पे फिल्टर रख लें, यहाँ पे ये आपका फिल्टर हो गया, ये आपका हो गया फिल्टर। इस फिल्टर को इसने कहा पोर्सिलिन फिल्टर मतलब जिसमें पोर हो, और इसमें पोर थे कितने,
100 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के, 1000 नैनोमीटर के। वायरस की साइज होती है नैनोमीटर्स में, और बैक्टीरिया की साइज होती है किसमें? माइक्रोमीटर्स में। बैक्टीरिया की साइज माइक्रोमीटर में होती है, मतलब बैक्टीरिया बड़ी होती है, वायरस छोटी होती है। तो मुझे बताएं, इससे बैक्टीरिया पास हो सकेगी? पोर्स छोटे हैं, बैक्टीरिया की साइज से छोटे हैं, नहीं हो सकेगी। तो ये पोर क्यों बनाया था, फिल्टर क्यों बनाया था? किसी भी सॉल्यूशन को जर्म फ्री करने के लिए। जर्म्स फ्री मतलब उसे जर्म्स पैथोजन निकालने के लिए। और इसने काम किया, एक काम किया, सुने गौर से सुने। इसने एक ब्लड ली, ब्लड ली एक पर्सन की जिसको डिजीज थी, जिसका नाम था रेबीज। रेबीज एक बीमारी है, ब्रेन पे अटैक करती है, वायरल डिजीज है। और ये रेबीज वायरस ब्रेन में जाकर ब्रेन के पार्ट को नॉन फंक्शनल करती है, और पर्सन हाइड्रोफोबिया फील करता है, पानी से डरता है, खाता कुछ नहीं, और उसकी फाइनल डेथ हो जाती है। रेबीज होने के बाद इसका कोई इलाज नहीं, इसकी प्री वैक्सीनेशन होती है। रेबीज की प्री वैक्सीनेशन होती है, होने के बाद सिम्टम अपीयर होने के बाद इसका कोई इलाज नहीं, जैसे पोलियो का इलाज नहीं, एड्स का इलाज नहीं। एड्स का तो है ही नहीं, ना पहले ना बाद, ठीक है। तो इसने क्या किया, उस ब्लड को, रेबीज वाले पर्सन की ब्लड को यहाँ पे फिल्टर किया। ये समझ रहे थे कि ये जो बीमारी है ये किसकी थी, बैक्टीरिया की है या किसी और चीज की है। वायरस तो डिस्कवर ही नहीं हुई थी, बैक्टीरिया यहाँ पे डिस्कवर की गई थी एंटोनियो लियोनोक ने 1976 में। तो जब इसको ब्लड को फिल्टर किया, एक यहाँ पे बना फिल्ट्रेट, और एक ऐसी चीजें थी जो फिल्टर नहीं हुई, ऊपर रह गई। मुझे बताएं, जो नीचे आई हैं वो बैक्टीरिया से छोटी हैं, और जो ऊपर रह गई हैं वो बैक्टीरिया या बैक्टीरिया से बड़ी हैं। मुझे बताएं, बैक्टीरिया कहाँ पे मिलेगी? इधर मिलेगी 1 में या इधर मिलेगी 2 में? बैक्टीरिया 1 में। ये जो फिल्टर नहीं हुई इसे हम कहते हैं अनफिल्ट्रेट, इसे कहते हैं अनफिल्ट्रेट, या इसे हम कहते हैं लिक्विड इनसॉल्यूबल पूल। इनसॉल्यूबल का मतलब यहाँ पे है जो फिल्टर ना हो, और जो सॉल्यूबल होगा, माइक्रो होगा, वो डिसॉल्व हो जाएगा, वो फिल्टर होगा। तो इस सेकंड को हम कहेंगे फिल्ट्रेट, या लिक्विड कौन सा पूल? सॉल्यूबल पूल, सॉल्यूबल पूल, ठीक है ना। तो भाई रेबीज अगर वायरस की डिजीज है तो वायरस कहाँ पे मिलेगी? अनफिल्ट्रेट में या फिल्ट्रेट में? वायरस मिलेगी हमें फिल्ट्रेट में। बैक्टीरिया कहाँ पे मिलेगी? अनफिल्ट्रेट में मिलेगी। अच्छा, इसने फिल्टर किया, फिल्ट्रेट को लेकर किसी और पर्सन को दे दिया, और उसमें भी वही बीमारी हुई, कौन सी? रेबीज। क्या मतलब हुआ यहाँ पे? क्या सीखा आपने इस एक्सपेरिमेंट से? आपने ये सीखा कि चार्ल्स चैम्बरलैंड ने ये ऑब्जर्व किया कि रेबीज इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज। रेबीज एक ऐसी बीमारी है तो वे चाय बाय पी खिदमत कयूं छा कयूं यार, काॾे वञूं? हाँ भाई, क्या सीखा यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट से? ये बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, ये बैक्टीरियल में भी ऐसी चीज की है जो बैक्टीरिया से छोटी है। तो इस चार्ल्स चैम्बरलैंड ने वायरस को क्या कहा? इसने वायरस को नाम दिया, ये गौर से सुने, इसको कहा ये फिल्टर एबल वायरस है। फिल्टर एबल वायरस। वायरस को पहले क्या माना जाता था? पॉइजन। अब वायरस को क्या माना गया? फिल्टर एबल वायरस। इसका मतलब ये हुआ कि बैक्टीरिया से छोटी कोई चीज है जो डिजीज कर रही है। ये चार्ल्स चैम्बरलैंड ने ऑब्जर्व किया भाई। ठीक हो गया? यहां तक क्लियर हो गया होगा, चार्ल्स चैम्बरलैंड तक क्लियर हो गया होगा। अब एक और बात ले लें, एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम आपने सुना होगा, जिसका नाम है इवानोवास्की।
इवानोस्की का पता है ना, 1892 में इसने स्टडी कर रहा था, ये स्टडी कर रहा था किसको, टोबैको मोज़ेक डिजीज को। भाई ये लीफ है आपका, ये आपका लीफ है किसका, ये लीफ है टोबैको प्लांट का। इस टोबैको प्लांट के लीफ पे डिजीज हो रही थी, और जो डिजीज हो रही थी उसमें क्या बन रहे थे, लीफ पर स्पॉट बन रहे थे, पेचेस बन रहे थे। इन पेचेस को हम नेक्रोटिक पेचेस कहेंगे, ठीक है ना, या मोज़ेक मतलब निशान टोबैको के प्लांट पे, और डिजीज हो रही है जिसमें लीफ के सेल्स मर रहे हैं। तो सेल को मरने के दो तरीके हैं, नेचुरल एपोप्टोसिस और एक्सीडेंटल नेक्रोसिस, पढ़ाया था मैंने। तो यहाँ पे नेक्रोसिस हो रही है क्योंकि वायरस की वजह से डेथ हो रही है, इन्फेक्शियस एजेंट है, ऐसे खुद ब खुद नेचुरल नहीं हो रही, एक्सीडेंटल डेथ है। तो ये कौन सी डेथ होगी, नेक्रोसिस होगी, तो नेक्रोटिक स्पॉट बनेंगे। अब इसने कहा यार ये जो डिजीज है टोबैको में मोज़ेक मतलब निशान बन रहे हैं, ये डिजीज कर रही है कौन, ये डिजीज कर रही है बैक्टीरिया। पहले माना जाता था, ये नहीं कह रहा था, पहले माना जाता था कि ये टीएमडी जो है वो बैक्टीरियल डिजीज है। इसने कहा भाई क्या करते हैं, आए तो हम प्रूव करते हैं, चार्ल्स चैम्बरलैंड के फिल्टर से हम प्रूव करते हैं कि ये बैक्टीरियल है या नहीं। इसने क्या किया, इसने एक बीकर ले लिया, उस पे फिल्टर रख लिया, इस लीफ को ग्राइंड कर कर इसका बना लिया जूस, और जूस बनाकर इसको फिल्टर किया। फिल्टर करने के बाद ये जो फिल्ट्रेट बना, ये फिल्ट्रेट एक हेल्दी लीफ को दे दिया। भाई एक हेल्दी लीफ को जो दे दिया, उस हेल्दी लीफ पर क्या होगा बताएं, बीमारी होगी कि नहीं होगी, कमेंट में तो बताएं, स्पॉट होंगे कि नहीं होंगे। उस पर भी डिजीज हो गई। इसने कहा क्या हो गया भाई, क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन आप बताएं, क्या ऑब्जर्वेशन हुई आपकी कि टीएमडी बैक्टीरियल डिजीज है या नहीं। आप कहेंगे नो सर, बैक्टीरियल होती तो बैक्टीरिया ऊपर रह जाते, इस फिल्ट्रेट से डिजीज ना होती। जो चीज डिजीज कर रही है वो बैक्टीरिया से छोटी है, और वो जो छोटी है वो वायरस है। तो इसने कहा पीएमवी वायरस कर रही है डिजीज, टोबैको मोज़ेक वायरस। और हाँ याद रहे, इवानोस्की ने वायरस को देखा नहीं, अंदाजा लगाया कि ये वायरस है, वायरल डिजीज है, पॉइजन है, बैक्टीरिया से छोटी कोई चीज है जो बीमारी कर रही, बैक्टीरिया नहीं। अभी तक वायरस किसी ने नहीं देखी, सारी डिस्कवरी हो गई है, थोड़ी चीज बची है। ये चीज भी क्लियर हो गई, टोबैको मोज़ेक वायरस थे। इसने इवानोस्की ने क्या ऑब्जर्व किया, एक तो बैक्टीरियल नहीं है, दूसरी वायरल है। और इसने एक और चीज बात की कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक ये ट्रांसमिट होती है डिजीज, तो वायरल डिजीज और ट्रांसमिटेबल, ये ट्रांसफर होंगी एक से दूसरे के ऊपर, ये भी इसने ऑब्जर्व किया भाई। और आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं। अब दौर आ गया है आपका, करीबी दौर आ गया है, और आपका एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट आ रहा है जो 1935 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज कर माइक्रोस्कोप को यूज करके ये डिस्कवरी कर देता है बहुत सारी वायरसेस की। और इसने हमें क्लियर करके बताया, कंपोजिशन बताई, इसका नाम दिया है, हाँ, तो इसने क्लियर करके बताया कि ये वायरसेस हैं, इनकी ये कंपोजिशन है, ये स्ट्रक्चर है। वायरस सिंपल और कॉम्प्लेक्स क्या है, ये सारी चीजें इसकी पढ़ेंगे हम। सुने, इस साइंटिस्ट का नाम था W स्टैनली नाम था इसका। स्टैनली नाम के साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैनन एंड रस्क ने 1935 में एक्चुअल वर्किंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाई, कैनन एंड रस्क ने। तो उसके बाद ये हुआ कि हम वायरस को देख सकते हैं। पहले वायरस को नहीं देखा जा सकता, इवन लाइट माइक्रोस्कोप से, सिंपल से या कंपाउंड से नहीं देखा जा सकता वायरस को, क्योंकि वायरस आर दी मॉलिक्यूल्स are composed of DNA and protein or RNA and protein which are very small in size, ranges in nanometers. That's why we can't see with the help of light microscope. अभी W स्टैनले ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज की कैनन एंड रस्क की। तो इसने क्या किया, इसने स्टडी किया TMV को,
टोबैको मोज़ेक वायरस को, मतलब प्लांट लिया टोबैको, उससे लीफ लिया, लीफ से एक्सट्रैक्ट करके वायरसेस को सेपरेट किया इसने, वायरसेस को सेपरेट करके इसने बिल्कुल देखा, एक क्रिस्टल बनाया, वायरस को माइक्रोस्कोप के ऊपर देखा कि ये वायरस है, और ये बताया कि जो TMV है वो उसकी शेप क्या है, उसकी शेप है भाई हेलिकल, ऐसी शेप है इसने बताया। और इसने बताया कि जो TMV है हेलिकल, या आप कह लें रॉड शेप है, सिलेंड्रिकल शेप है TMV की। और इसने बताया कि ये बनी हुई है न्यूक्लिक एसिड से और बनी हुई है प्रोटीन से। तो इसका मतलब वायरसेस आर कंपोज्ड ऑफ टू थिंग्स, DNA एंड प्रोटीन। और उसके बाद बहुत सारे वायरसेस इसने डिस्कवर कर लिए, बहुत सारे वायरसेस इसने डिस्कवर कर लिए। मेनी वायरसेस को इसने क्या किया, डिस्कवर किया, और बताया कि कुछ वायरस ऐसी हैं जिनमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के अलावा एनवेलप भी है। एनवेलप जो है वो मैं पढ़ाऊंगा, एनवेलप सेल मेम्ब्रेन से डिराइव होता है, ऑस से डिराइव होता है। तो कहा ऐसे वायरसेस जिनमें एनवेलप हो उनको आप कॉम्प्लेक्स कहेंगे, कॉम्प्लेक्स वायरस। और ऐसे वायरस जिनके पास न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के अलावा एनवेलप ना हो तो उनको हम कहेंगे सिंपल वायरस। तो इसने TMV को सिंपल कहा। और कुछ वायरसेस ऐसे इसने डिस्कवर किए जो कॉम्प्लेक्स थे, मतलब एनवेलप्ड वायरस थे, जिनको एनवेलप नहीं होगा मुझे बताएं, सिंपल को नेक्ड कह सकते हैं या नहीं? नेक्ड वायरसेस, नेक्ड वायरसेस कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। एक मिनट, मैं पानी यहाँ पे खत्म हो गया है तो पानी मंगवा लूं, बहुत नीड पड़ गई है पानी की। ओके, अच्छा भाई ये आपकी डिस्कवरी हो गई आपकी। अभी बहुत सारे वायरसेस जो डिस्कवर हुए, मुझे बताएं आप वायरसेस को क्लासीफाई करके बताएं कौन से किंगडम में रखेंगे वायरसेस को। रियाज पानी तो प्यार, पानी प्यार आओ। वायरसेस को कौन से किंगडम में रखेंगे भाई? किंगडम प्रोकैरियोटी में, प्रोटिस्टा में, या फंजाई में, एनिमलिया में, प्लांटी में? आप कहेंगे सर लिविंग थोड़ी ना है कि किंगडम में रखेंगे, किसी किंगडम में नहीं रखेंगे, इसका एक जुदा ग्रुप बनाएंगे जिसको हम कहेंगे ए सेल्यूलर लाइफ। ना लिविंग है ना नॉन लिविंग है, बीच का है, तो बीच वाले को हम कोई नाम नहीं, कोई किंगडम नहीं देंगे। सेल होता तो किंगडम में रखते ना भाई। ओके, ये सेल्यूलर लाइफ है, नॉन सेल्यूलर लाइफ है, ये आपकी क्लासिफिकेशन हो गई वायरस की। अब आगे पढ़ते हैं भाई, हम आगे पढ़ते हैं हम। काफी बच्चे रिमूव हो रहे हैं और फिर ऐड हो रहे हैं, क्या चक्कर है? नेट का सिस्टम स्लो है ना आपके पास? कोई अच्छी सी नेट लगवा लेना भाई, अच्छे वाली नेट लगवा लें या अच्छा मोबाइल ले लें। हाँ, TMV सिंपल है या कॉम्प्लेक्स? सैफुल्लाह घोटो, TMV के पास एनवेलप नहीं है, अब मुझे बताएं TMV सिंपल है या कॉम्प्लेक्स? नेक्ड वायरस है, अब मुझे बताएं सिंपल है या कॉम्प्लेक्स? आप कहेंगे सर सिंपल है। हाँ मैं भी कह रहा हूं सिंपल है। आ जाएं आगे, हमारा टॉपिक क्या है? अब मैं वो टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं जो आपके सिलेबस में नहीं है, प्रॉपर्टीज ऑफ वायरस, ठीक है ना? प्रॉपर्टीज जो आपके सिलेबस में नहीं है मगर हमें पढ़नी चाहिए, हमें पढ़नी चाहिए, ठीक है ना? तो आ जाए, प्रॉपर्टीज ऑफ वायरस में हमारे टॉपिक्स में नहीं है मगर मैं आपको थोड़ा नो हाउ देता हूँ। आप आज आपका वायरस हो गया, वायरस आपका हो गया, ठीक है ना? अच्छा, एक और चीज रह गई, एक और चीज रह गई। साइंटिस्ट थे जो बैक्टीरियोफेज की क्लासिफिकेशन, आगे तो हम पढ़ेंगे, वहां पे पढ़ाना था मुझे मगर मैं यहां पे पढ़ा लूंगा आपको। सुने, एक साइंटिस्ट का नाम था ट्वार्ट और एक का नाम है हेरले। ट्वार्ट ने 1815 में और हेरले ने 1817 में। हाँ, डिस्कवर किया किसको?
इन दोनों ने डिस्कवर किया बैक्टीरियोफेज को। इन दोनों ने डिस्कवर किया किसको? बैक्टीरियोफेज को। इन दोनों ने डिस्कवर किया बैक्टीरियोफेज को। अभी मुझे बताएं भाई, 1850 में और 1817 में बैक्टीरियोफेज कैसे डिस्कवर होगी? दिखेगी माइक्रोस्कोप से। 18 के दौर में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं है, तो कैसे डिस्कवर किया? गौर से सुने। नहीं, चैप्टर अभी तो स्टार्ट हुआ है। देखें गौर से, डिस्कवरी खाली पढ़ ली है हमने, उसमें भी ये दो साइंटिस्ट रहते थे, मैं पढ़ा रहा हूं। तो इसने बैक्टीरियोफेज को डिस्कवर किया। बैक्टीरियोफेज किसको कहते हैं आप? वो वायरस जो बैक्टीरिया को खा जाए। खाने का मतलब है बैक्टीरिया की डेथ करवाए। ये भाई आपकी बैक्टीरिया की कॉलोनी है। ये क्या है? बैक्टीरिया की कॉलोनी है। अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे बताएं, आज इतने बच्चे रिमूव हो रहे हैं, अगर मुझे बताएं, मैं कहूं इस बैक्टीरियल कॉलोनी की सडन डेथ हुई है, सडन सारी बैक्टीरिया की कॉलोनी की डेथ हो गई, तो इसके पीछे कोई एक्सीडेंटल रीजन होगा। ऐसे बैक्टीरिया की डेथ नहीं होती। याद रखें, जो यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म है उनकी नेचुरल डेथ नहीं होती भाई, नेचुरल डेथ नहीं होती। नेचुरल डेथ का मतलब है, जैसे इंसान है, इंसान को अगर कोई डिजीज ना लगे, कोई एक्सीडेंट ना हो, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, एज के अकॉर्डिंग जीन के काम कम करते जाएंगे, फाइनल वो पर्सन, उसकी डेथ हो जाएगी। और एक्सीडेंटल डेथ उसे कहेंगे, किसी एक्सीडेंट से, गोली से, पैथोजन से, जहर से ऐसे डेथ हो जाए। तो आप वायरस को, बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक देके मार सकते हैं, नेचुरल डेथ नहीं होती। क्योंकि बैक्टीरिया एक है, ये जब खत्म होता है तो कैसे खत्म होता है? एक बैक्टीरिया से दो बनाता है, तो मरा तो नहीं ना ये बैक्टीरिया, इसकी डेथ नहीं हुई, ये इसने दो बना लिए, और वो दो बना लेंगे, वो दो बना लेंगे। अब मुझे बताएं, डेथ हुई? नहीं हुई, बर्थ हुई। तो बर्थ से लेकर डेथ तक के टाइम को हम कहते हैं लाइफ स्पैन। तो मुझे बताएं, बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक के टाइम को कहते हैं लाइफ स्पैन। बैक्टीरिया का लाइफ स्पैन होगा? यूनिसेल्ड का लाइफ स्पैन होगा? नहीं होगा, मगर लाइफ साइकिल होगी। लाइफ साइकिल कहते हैं जब कोई बर्थ हुआ है, बड़ा हुआ है, फिर उसने अपने जैसा बच्चा पैदा किया है, बर्थ टू बर्थ, इसको हम कहते हैं लाइफ की साइकिल, जिंदगी का चक्कर पूरा करना। तो बैक्टीरिया की लाइफ साइकिल सभी की होगी, लाइफ स्पान बैक्टीरिया का नहीं होगा। वायरस का लाइफ स्पान कैसे होगा? वायरस है ही मरा हुआ, लिविंग है ही नहीं, तो वायरस का लाइफ स्पान कैसे है भाई? नहीं है। अब देखें, मैं पढ़ाऊंगा, आगे पढ़ाऊंगा, सुनिए गौर से। अब इनकी डेथ हुई है, मतलब कोई रीजन है। साइंटिस्ट ने क्या किया, इस कॉलोनी को सारी को ग्राइंड, जूस करके, इसका लिक्विड निकाल के उसको फिल्टर किया। फिल्टर करने के बाद इस फिल्ट्रेट को दूसरी कॉलोनी पर फेंका, स्प्रे किया, ड्रेन किया, तो ये कॉलोनी भी मर गई भाई, इसकी कॉलोनी की भी क्या हो गई? डेथ। तो इसने कहा, गौर से सुने, बैक्टीरियोफेज ने अटैक किया इस कॉलोनी पर, ये कॉलोनी इसकी सारी हो गई डेथ। डेथ होने के बाद इस कॉलोनी जहां पे मरी, इस मरी हुई कॉलोनी को फिल्टर करके, फिल्ट्रेट को यहाँ पे फिल्टर किया, ड्रेन किया, तो ये कॉलोनी भी मर गई। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ऐसी चीज है जो बैक्टीरिया से छोटी है, जो डेथ कर रही है। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। बैक्टीरिया से छोटी है जो डेथ कर रही है, बस यही बात है, सिंपल। और ये टॉर्ट ने पहले की, हेरले ने बाद की, दोनों ने इंडिपेंडेंटली की। पहले टॉर्ट ने की, रीडिस्कवर किया इसको किसने? हेरले ने। यूनिसेल्युलर जी डेथ नहीं दिया, हाँ बिल्कुल नहीं दिया सेजल बाबा। इन्हें जो रीजन ये हुआ, इसका रीजन ये है, यूनिसेल की डेथ इसलिए नहीं होती कि जो यूनिसेल्युलर हैं वो एक सेल से दो बनाते हैं, फिर वो सेल और सेल बनाता है, इनकी डेथ नहीं होती, इनकी डेथ बिल्कुल नहीं होती। वालेकुम अस्सलाम। पैर दुआओं नदी में हुक्म कर, मैं क्लास में बैठो। हाँ, मीरपुरा में बस
बस 7 मिनट रखी मां कॉल अटेंड कया दो 7 मिनट पे आए मुझा मां कॉल कया दो ठीक ओके ओके। साइंटिस्ट की डेट इंपॉर्टेंट है, साइंटिस्ट के नाम भी इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री में नहीं पढ़ा था, हिस्ट्री मुझे अच्छी नहीं लगती, मगर मैंने भी रटे हुए हैं, मैंने आपको पढ़ा है। पीएमसी ने एक एक सवाल पूछा है कि रीडिस्कवर बैक्टीरियोफेज को किसने कहा किया और ट्वार्ट ने बैक्टीरियोफेज को कब डिस्कवर किया, ये सवाल पूछे गए हैं, ठीक है ना। हाँ, डेट याद होनी चाहिए भाई। ये आपकी हो गई डिस्कवरी। डिस्कवरी के बाद आप आ जाएं मेरे साथ, वायरस के लिए कुछ पढ़ लें। भाई मुझे बताएं वायरस में कितने सेल। आप कहेंगे सर पागल तो नहीं हो गए, वायरस है सेल्यूलर है, कोई सेल नहीं। तो मुझे बताएं वायरस के पास साइटोप्लाज्म कितने, नहीं है। वायरस के पास काम करने की मशीनरी, मशीनरी हमने कहा था साइटोप्लाज्म को, मशीनरी कोई नहीं है, कोई मशीनरी नहीं है। और उसके बाद मुझे बताएं वायरस के पास एंजाइम है। इन जनरली हम कहेंगे एंजाइम नहीं, मगर वायरस में एंजाइम होते हैं। नहीं क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आपसे पूछे वायरस के पास एंजाइम है तो आप ना करेंगे। क्यों? क्योंकि तमाम सारे एंजाइम जो लाइफ को सरवाइव करने के काम आए, वो सारे एंजाइम रेस्पायर के, ब्रीथ, मतलब सारे कामों के, ग्रोथ के, डेवलपमेंट के, ये एंजाइम नहीं है। तो मुझे बताएं भाई, अगर आप आर्टिफिशियल मीडियम बना लें, आर्टिफिशियल मीडियम बना लें, उस आर्टिफिशियल मीडियम में टेम्परेचर भी सेट करें, पीएच वगैरह सारी चीजें सेव करें, क्या वायरस वहां पर ग्रो कर सकेगी? नहीं। जब तक आप वायरस को हॉस्ट नहीं देंगे, और हॉस्ट भी कौन? जिसके पास सेल हो, हॉस्ट भी कौन? जो लिविंग हो, तब तक वायरस सरवाइव नहीं कर सकती। मतलब वायरस आउटसाइड द हॉस्ट ये प्रॉपर्टी शो करेंगी, वायरस नॉन लिविंग है, एसेल्यूलर है, साइटोप्लाज्म नहीं, मशीनरी नहीं, एंजाइम नहीं, और आर्टिफिशियल मीडियम में सरवाइव नहीं कर सकेगी, और वायरस के कोई अपने केमिकल रिएक्शन नहीं चलेंगे। और वायरस एक क्रिस्टल है भाई, वायरस एक बॉडी के बाहर एक क्या है? क्रिस्टल है, जो कि पड़ा रहेगा, हजारों साल के बाद भी उसको सेल मिल जाए तो अटैक कर जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अगर हॉस्ट में वायरस आ गई तो मुझे बताएं वायरस को वायरस बनाने के लिए क्या क्या चाहिए हॉस्ट का? आप कहेंगे सर क्या कह रहे हैं? उसको राइबोसोम चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए, और प्रोटीन के लिए अमाइनो एसिड चाहिए, और एनर्जी चाहिए, और एंजाइम चाहिए, और कहेंगे आप, और सुने, और कहेंगे डीएनए से डीएनए बनाने के लिए रेप्लिकेशन का एंजाइम चाहिए, और उसके बाद आप कहेंगे न्यूक्लियोटाइड चाहिए, एटीपी। मैं कह रहा हूं भाई सारी चीजें हॉस्ट की चाहिए वायरस को वायरस बनाने के लिए। मतलब पूरे का पूरा सेल चाहिए, पूरी की पूरी मशीनरी चाहिए। मतलब वायरस उधार पे है, सारा सिस्टम यूज करेगा हॉस्ट का, और खुद वायरस बनाता जाएगा। तो ये आप वायरस की प्रॉपर्टीज हैं। मुझे बताएं वायरस में या न्यूक्लिक एसिड होगा, डीएनए या आरएनए, बोथ नहीं होंगे। पता है ये आपको कि वायरस के पास न्यूक्लिक एसिड में से या डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों नहीं होंगे, कोई ना कोई एक होगा, इनमें से कोई एक होगा। और मुझे बताएं वायरस में म्यूटेशन हो सकती है या नहीं? बताएं, चेंज आ सकती है वायरस में या नहीं? आप कहेंगे सर हो सकती है। क्यों? क्योंकि वायरस में जेनेटिक मटेरियल तो है ना, तो म्यूटेशन हो सकती है। वायरस में डीएनए अपना है, वायरस में रिप्लिकेशन करने की कैपेसिटी है, मतलब मल्टीप्लाई करने की, मतलब वायरस से वायरस बनाने की कैपेसिटी है, मगर उसको सेल चाहिए। ठीक है ना। और वायरस में म्यूटेशन मतलब वायरस के वेरिएशन हो सकती है, वायरस के मुख्तलिफ किस्म बन सकते हैं, पेरेंट और डॉटर वायरस में फर्क हो सकता है। हाँ भाई, तो ये जो प्रॉपर्टीज बता रही हैं, ये बता रही हैं कि वायरस लिविंग है, मगर ओनली विद इन द सेल। भाई जेनेटिक मटेरियल अपना है, ये लिविंग की प्रॉपर्टी है, मगर काम कम करेगा सेल में। म्यूटेशन बाहर भी हो सकती है, अंदर भी हो सकती है, ये म्यूटेशन चेंज होना लिविंग की प्रॉपर्टी है। और रिप्लिकेशन यानी वायरस से वायरस बनाना, ये लिविंग की प्रॉपर्टी है। तो वायरस ना कंप्लीट लिविंग है
ना 100% नॉन लिविंग है, ये हम कह लें ये बॉर्डर लाइन पर है लिविंग और नॉन लिविंग, वैसे हकीकत में नॉन लिविंग है, हकीकत में नॉन लिविंग है। ठीक हो गया ना। तो ये आपकी वायरस की डिस्कवरी और वायरस के प्रॉपर्टीज हो गई। अब मुझे बताएं, वायरस सेल पर डिपेंड करेगा, ओब्लिगेट पैरासाइट होगा, ओब्लिगेट कहते हैं टोटल को, या पार्शियल पैरासाइट होगा। पार्शियल का मतलब है उससे फायदा हो सकता है, टोटल का मतलब कोई चांस नहीं भाई। तो वायरस ओब्लिगेट पैरासाइट है। अच्छा और बात बताएं, वायरस इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट है, इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट है या वायरस इंटरसेल्यूलर पैरासाइट है। इंटर का मतलब है दो सेल के बीच, इंट्रा का मतलब है सेल के अंदर। हाँ, इंटरसेल्यूलर या इंट्रासेल्यूलर, सेल के अंदर पैरासाइट है, सेल से निकाल लें तो उसे कहेंगे इंटरसेल्यूलर या एक्स्ट्रासेल्यूलर। इंटरसेल्यूलर या एक्स्ट्रासेल्यूलर पैरासाइट नहीं है, ओनली विद इन सेल, प्रोटोप्लाज्म के अंदर ये वैलिड है, काम करेगा। ठीक हो गया। कल पढ़ेंगे हम टॉपिक नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। आज हमने पढ़ा डिस्कवरी ऑफ वायरस और साथ में थोड़े थोड़े आपको बता दिए मैंने क्या प्रॉपर्टीज भी। ठीक है ना। कल इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे।